हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सूरज मालाकार मास्टरमाइंड बाबा पे आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आए हैं क्लास 12 की। जैसा कि आपका इकोनॉमिक्स दो बुकें हैं आपके पास, जिसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि देखो समय के हिसाब से जो टॉपिक्स होने चाहिए उस सीधा टॉपिक को मैं लेकर आया। यूनिट नंबर 3 ये रहेगा आपका, जिससे कॉन्सेप्ट है आपका एपीसी और एपीएस। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप जिससे भी आपका ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप आज समझ लीजिए एपीसी और एपीसी और एपीएस क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे बहुत ही डिटेल में। तो आइए चलते हैं एपीसी और एपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है सबसे पहले वो जानते हैं। तो बच्चों एपीसी की फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजप्शन। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजप्शन। और दूसरा है बच्चों एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, ठीक है। ये फुल फॉर्म्स है इनकी, यानी कि एपीसी क्या होता है, एपीएस क्या होता है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जो है मेन वो ये है कि इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। हिंदी में कहा जाता है इसको औसत उपभोग प्रवृत्ति, और एक है आपका औसत बचत प्रवृत्ति, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो भी समझेंगे। मैंने कहा देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है ये जानिए। एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y और एपीएस का फॉर्मूला होता है S/Y। मतलब बच्चों अगर आपको एपीसी निकालना है तो C को Y से डिवाइड करना है और एपीएस निकालना है तो S को Y से डिवाइड करना होगा। आइए यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि C, S और Y क्या है। तो देखो जो C है वो क्या है, समझिए इसको। C है बच्चों कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि उपभोग व्यय। अच्छा Y क्या है दोस्तों, ये है आय यानी कि इनकम, जिसे टोटल इनकम भी आप कह सकते हो। ये इनकम हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा जो S है वो क्या है, सेविंग्स है। सेविंग्स का मतलब ये है आपकी बचत। क्लियर है जी। देखो इनकम, सेविंग्स और कंजप्शन का रिलेशन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है ये तो समझ में आ गया सर, कि एपीसी निकालना है तो C को Y से डिवाइड करना है और एपीएस को निकालना है तो S को Y से डिवाइड करना है। तो लेकिन यहाँ पर मतलब क्या होता है, देखो आपने जीवन में सुना होगा कि भाई ये व्यक्ति बहुत कंजूस है। वैसे ये इकोनॉमी लेवल पे पढ़ रहे हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था स्तर पर, देश के स्तर पर, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, समष्टि अर्थशास्त्र। अब आइए इसको समझते हैं एक पर्सन से। आपने सुना होगा एक पर्सन बड़ा ही कंजूस है, एक पर्सन बड़ा ही ये खर्चीला है। तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट हो जो जीवन में होता है ना, वैसे यहाँ पर रियल लाइफ में जो होता है वही यहाँ कॉन्सेप्ट में। देखो क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है। अब 10,000 रुपये कमाकर मान लीजिए पूरे 10,000 रुपये खर्च कर देता है, 9,000 खर्च कर देता है। ऐसे बंदे को बहुत ही खर्चीला कहा जाता है। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, एपीसी। एपीसी क्या कैलकुलेट करें, C/Y, यानी कि वो इनकम का कितना हिस्सा कंजप्शन पे स्पेंड कर देता है। यही तो निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर देखो क्या निकाल रहे हैं कि वो इनकम का कितना हिस्सा वो बचाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है 10,000 कमाता है और उसमें से भाई 5-6 हज़ार रुपए वो बचा लेता है। क्या कहा जाता है, बड़ा कंजूस बंदा है ना, कंजूस मक्खी चूस, ऐसे ही बोला जाता है ना। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको कॉन्सेप्ट ने बदल दिया, आज बिल्कुल पढ़ाई के तौर पर ला दिया, औसत बचत प्रवृत्ति। यानी कि हम प्रोपेंसिटी यानी कि प्रवृत्ति जान रहे होते हैं लोगों की, कि प्रवृत्ति क्या है उनकी। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, मतलब कि वो इनकम का कितना पार्ट कंजप्शन पे स्पेंड करता है या सेविंग्स के रूप में रखता है ना। तो इसकी प्रवृत्ति जान रहे हैं, उसका नेचर जान रहे हैं, उसकी मतलब कि एक कह लो कि उसकी आदत जान रहे हैं कि वो क्या करता है, इनकम का कितना पार्ट कंजप्शन पे खर्च करता है और इनकम का कितना पार्ट सेविंग्स करता है। यही इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। अब मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन भी कितनी इजी है। सबसे पहले तो इसी के हिसाब से एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता देता हूं। देखो यहाँ कह सकते हैं उपभोग, ऊपर क्या है, कंजप्शन है ना बच्चों, उपभोग तथा आय, उपभोग तथा आय के अनुपात को, उपभोग तथा आय के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, एपीसी कहेंगे, है ना। यानी कि रेशियो और प्रपोर्शन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, रेशियो और प्रपोर्शन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड या नॉन एज एपीसी। अच्छा यहाँ की डेफिनेशन क्या बनने वाली है, लिख लेंगे ना आप, तो क्या लिखेंगे सर,
बचत और आय के अनुपात को, बचत और आय के अनुपात को, सर अनुपात क्यों, क्योंकि डिवाइड में है। प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग्स एंड इनकम इज कॉल्ड, प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड एपीएस। बात समझ में आ गई होगी कि ये चीजें ऐसे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा, इसका और क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि वैल्यू विच इज गेट्स बाय द डिवाइडिंग ऑफ consumption expenditure through the income, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, वैल्यू विच इज गेट्स बाय द डिवाइडिंग ऑफ, जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है किसको क्या करने से, बाय द डिवाइडिंग ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, किसको डिवाइड करे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, थ्रू द इनकम। भाई कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इनकम से डिवाइड करने पर, हिंदी में कहेंगे कि उपभोग व्यय को आय से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसी का क्या नाम है, एपीसी। तो यहां भी सिंपल हो गया ना, यहां भी दूसरा डेफिनेशन मिल गया कि बचत को आय से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है वो क्या होता है, एपीएस होता है। या फिर आप कह लीजिए कि वैल्यू विच इज गेट्स बाय द डिवाइडिंग ऑफ सेविंग्स थ्रू द इनकम, सेविंग्स को इनकम से डिवाइड करने पर जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या हो जाता है, एपीएस होता है। आई थिंक पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट की क्या कॉन्सेप्ट है इसका, और डिटेल में पूरा एक ही वीडियो है मात्र दोस्तों, जिसके अंदर मैं पूरा इसका डिटेल रख के दे दूंगा। इसके अलावा बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना इंपॉर्टेंट है सी, वाई और एस का भी रिलेशन होता है वो इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा आगे। पूरी वीडियो को जरूर देखना अगर पूरी नॉलेज लेना है, और लाइक कर देना अगर भाई पसंद आए, शेयर कर देना अपने दोस्तों को ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके, और चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट में, इसमें और क्या बताने वाली बातें हैं जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता हूं, पेपर में वो जरूर आएगा। हाँ जी, तो अब बात करेंगे हम एपीसी और एपीएस के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की हम बात करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस कॉन्सेप्ट के लिए कि एपीसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो आइए इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं कि मैक्सिमम अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मूल्य, और इसी का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। देखो एक तो रट्टाफिकेशन होगा, दूसरा आपको समझने के लिए होगा कि हाँ इस वजह से ऐसा हो सकता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू, ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर है। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अधिकतम और न्यूनतम मूल्य क्या हो सकता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो एपीसी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहा जाता है बच्चों कि क्या हो सकता है। देखो इन दोनों को समझाता हूँ। जनरली जो है ना, जनरली हमेशा नहीं, जनरली जो है एपीसी और एपीएस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में बताया जाता है, 0 से 1 के बीच, जनरली, हमेशा नहीं कह रहा मैं। तो देखो एपीसी का मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, एपीसी का मूल्य 1 से ज़्यादा हो सकता है। चलो ये तो आपने रट लिया कि एपीसी का मूल्य 1 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एपीसी का मूल्य 1 से ज़्यादा कब हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है आपका कि एपीसी का मूल्य 1 से ज़्यादा किस स्थिति में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ व्हेन सी ग्रेटर देन वाई, सी ग्रेटर देन वाई, यानी कि भाई कंजप्शन अगर ज़्यादा है इनकम से तो एपीसी का मूल्य क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सर आइए प्रूफ भी करा देते हैं आपको, देखिए बड़े ध्यान से। देखो यहाँ पर प्रूफ कराता हूँ। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में वाई। मान लीजिए किसी की इनकम है 10,000 रुपये और उसका खर्चा है 12,000 रुपये, होता है कि नहीं होता है भाई, हमारे यहाँ तो मोस्टली यही होता है। क्या होता है कि 10,000 रुपये इनकम है, खर्चा है 11,000, 12,000, 15,000 ऐसा पहुंच जाता है, होता है कि नहीं होता है। देखो लॉजिकल बात करें, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो इनकम कम, आमदनी 8 अन्नी, खर्चा रुपया, ऐसे थोड़ी ना गाना बना दिया, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है हमारे इंडिया में, तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो 10,000 इनकम है और 12,000 खर्चा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो यानी कि आप बता सकते हैं कि एपीसी का मैक्सिमम मूल्य कितना हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, और इन स्थितियों में हो सकता है। परफेक्ट। अब आइए मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, मिनिमम कितना हो सकता है एपीसी का वैल्यू। जब बड़े ध्यान से देखिएगा, एपीसी की जो वैल्यू होगी बच्चों वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। कितनी होगी, 0 से बड़ी होगी। कहने का मतलब है, यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि एपीसी नेवर बी 0, एपीसी नेवर बी नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं हो सकता बच्चों। एपीसी का मूल्य 0 भी नहीं हो सकता और एपीसी का मूल्य नेगेटिव भी नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से समझिएगा ऐसा क्यों है। खुद से सोचो कि किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो 0 है,
मान लेते हैं किसी व्यक्ति की इनकम जीरो है, क्या उसका कंजप्शन जीरो होता है? कभी भी नहीं होता है ना। अब खुद से सोचिए, किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो जीरो है, भाई इनकम जीरो है, बड़े ध्यान से समझिएगा, एपीसी, मैं इनकम को ही जीरो मान लेता हूँ, भाई इनकम जीरो है फिर भी वो जीवित रहने के लिए मिनिमम कंजप्शन करता है, दैट इज द ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये भी किसी कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करा देंगे। तो देखो जीरो लेवल पे भी वो कुछ ना कुछ खाएगा, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए की चीज़ वो खाएगा, जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जरूरी है ना। तो यानी कि कंजप्शन है उसका अभी भी। तो आप खुद से देखिए, इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब नॉट कैलकुलेटेबल है। कहने का मतलब एपीसी की जो वैल्यू है कभी जीरो नहीं हो सकती दोस्तों। यानी कि मान लीजिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि एपीसी की जो वैल्यू है, एपीसी की जो वैल्यू है मानकर चलिए कि कितनी है, एपीसी की जो वैल्यू है कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए इनकम है 1000 रुपये। कितनी इनकम है? 1000 रुपये। बड़े ध्यान से समझिएगा, इनकम है उसकी 1000 और कंजप्शन जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? खुद से सोचो, कोई व्यक्ति है जीवन में ऐसा जिसका इनकम 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो और कंजप्शन जीरो हो? ऐसा कभी भी नहीं होता। एक आधे के साथ हो जाए तो भाई उसको पकड़ के मेरे पास भी ले आना है। तो यहाँ पर जो है तब जाके जीरो आपका आंसर आएगा, जो पॉसिबल है ही नहीं, ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है ना। एपीसी की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जीरो से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कंजप्शन तो करेगा। 1000 रुपये अगर वो कमा रहा है तो इसमें से 200, 100, 300, 400 रुपये खर्च जरूर करेगा। बड़े ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब चलते हैं एपीएस के ऊपर। एपीएस का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? बड़े ध्यान से समझिए। देखो, कहा जाता है एपीएस का जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, वो हमेशा जो है वो कितना होगा? लेस देन 1 होगा। कितना होगा? लेस देन 1 होगा, एक से छोटा ही होगा, एक या एक के बराबर नहीं हो सकता। आइए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एपीएस नेवर बी 1, एपीएस की वैल्यू एक भी नहीं हो सकती। आप खुद से सोचिए, एक होने के लिए क्या जरूरी है? बड़े ध्यान से समझना, एस अपॉन में वाई। अगर उसकी इनकम 10,000 है तो 10,000 पूरा सेविंग कर ले, तब तो जाके एक आंसर होगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। मैंने पहले ही कह दिया, ये पॉसिबल नहीं है। एपीसी की वैल्यू हमेशा एक से छोटी मिलेगी। आपको समझ आ गया? कहने का मतलब है एपीसी 1 नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, एक दूसरा रिजल्ट भी मिल गया कि एपीएस ऑल्सो नेवर बी मोर देन 1, एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। जब एक ही नहीं हो सकता तो एक से ज़्यादा कैसे होगा? भाई आपके पास 10,000 इनकम है और 12,000 बचा लोगे आप सेविंग, भाई ऐसा भी कोई मिल जाए तो मुझे मिलवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, एपीसी कितना हो सकता है? तो बच्चों एपीएस जो है, बार बार एपीसी निकल जा रहा है, एपीएस जो होगा बच्चों ध्यान रखना, ये नेगेटिव हो सकता है। कितना हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, यानी कि ऋणात्मक हो सकता है बच्चों। एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव हो सकता है। अब ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि एपीएस नेगेटिव कब होता है। तो बच्चों एपीएस नेगेटिव कब हो सकता है, खुद से देखिए। देखो, नेगेटिव होने का मतलब है बच्चों, मानकर चलिए हमारे पास जो है इनकम है 10,000 रुपीज़, क्लियर है? कितना इनकम? 10,000 रुपीज़। देखो फॉर्मूला फिर से मैं लिख देता हूँ, एस अपॉन में वाई। भाई उसके पास इनकम है 10,000 रुपीज़, बड़े ध्यान से समझिएगा, और जो उसका खर्चा है वो 12,000 है। कितना है? 12,000। तो 2,000 सेविंग जो है ना माइनस में चली गई। कैसी चली गई सेविंग? 2,000 माइनस में चली गई सेविंग। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा? वो माइनस का 0.2 आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं? माइनस का 0.2 आंसर हो गया, क्योंकि ये दिखा रहा है कि सेविंग्स माइनस में होगी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ऐसा कब होता है बच्चों? वही कंडीशन सी ग्रेटर देन वाई। जब कंजप्शन ज़्यादा होगा इनकम से आपकी, तो सेविंग्स तो माइनस में जाएंगी। प्रूफ भी करा देता हूँ, देखो यहाँ पर जो वाई आपकी इनकम, वो कंजप्शन, चलो यहाँ पर इसको हम प्रूफ करेंगे, अलग से रिलेशन देख लेंगे इसका, तब प्रूफ करेंगे। तो बात समझ में आई? जब आपका एपीसी एक से ज़्यादा होता है, देखो एपीसी एक से ज़्यादा होता है, उसी कंडीशन में एपीएस आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जनरली एक चीज़ और याद रखना कि इनकी जो वैल्यू है ना, वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में होती है। कुछ कंडीशन है जिसमें 1 के पार कर जाता है ये वाला वैल्यू, और आप देखेंगे नेगेटिव हो जाता है हमारा एपीएस। बड़े अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये। और इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करा देता हूँ इनकम कंजप्शन और सेविंग का रिलेशन क्या होता है, वो भी हम इसमें समझ लेते हैं।
आइए स्टूडेंट, तो जानते हैं कि वाई, सी और एस यानी कि आय और उपभोग और बचत का क्या यहाँ पर जो है रिलेशन है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वालों को बड़ा विशेष ध्यान रखता हूँ भाई, कुछ कुछ हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूँ, बुरा मान जाते हैं बच्चे, है ना। तो आओ दोनों को, और लाइक करना भूल जाते हो, लाइक वाइक कर दो यार, वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ, वीडियो है ना, कोर्स करा रहा हूँ पूरा, लाइक जरूर कर देना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या रिलेशन है इनका। पहला रिलेशन है बच्चों y इक्वल्स टू सी प्लस एस। देखो रटना नहीं पड़ेगा आपको, अगर आप समझ जाएंगे तो। आप जो इनकम कमाते हैं टोटल, वो कहाँ चला जाता है बच्चों, या तो वो कंजप्शन पे पूरा खर्च कर दोगे, या थोड़ा कंजप्शन करोगे, थोड़ा सेविंग करोगे। ऐसा मत कहना कि मैं सारा बचा लेता हूँ, एकदम पूरा बचा लेता हूँ, 10,000 कमा के पूरा, ऐसा नहीं होता है ना। तो y के जो कॉम्पोनेंट्स हैं बच्चों, वो कौन से हो जाते हैं, अगर मैं बोलूँ कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ y के कंपोनेंट्स क्या है, तो बच्चों दो कंपोनेंट है, क्या है, c और s, है ना। एलिमेंट यानी कि तत्व, i के तत्व क्या है, दो टुकड़े क्या है, c और s है। तो देखो आप कह सकते हो कि सम ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स इज इक्वल्स टू टोटल इनकम। सही बात है भाई। जो है आप अगर सम कर लें किस चीज़ का, भाई टोटल कंजप्शन जितना इकोनॉमी में हुआ एक साल के अंदर, और सेविंग्स जितना हुआ एक साल के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर, दोनों को जोड़ लेंगे तो उस देश का क्या कहलाएगा बच्चों, इनकम कहलाएगा। चाहे किसी पर्सन की बात कर लो, चाहे देश की बात कर लो। हम देश की बात बार बार कर रहे हैं क्योंकि भैया हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कंजप्शन, एक देश में टोटल कंजप्शन और टोटल सेविंग कितना हुआ उसको जोड़ लीजिए, वो इनकम के बराबर हो जाता है। ऐसा ही है ना। चलिए, तो इसी से दो रिलेशन और निकल के आ जाता है बच्चों। क्या निकल के रिलेशन आएगा, इसी से अगर मुझे C निकालना हो तो बच्चों y माइनस एस का फॉर्मूला हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर मुझे कंजप्शन निकालना है तो इनकम में से सेविंग्स को घटाना पड़ेगा। एंड दूसरा जो तीसरा रिलेशन आ जाता है बच्चों, क्या आ जाएगा, मुझे S निकालना है तो y माइनस C करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है। मानकर चलिए, यहीं से मैं जूम कर लेता हूँ कि ये जो है, पहले एक डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन खुद से बना लेना। क्या बनाओगे सर, क्या बनाओगे, डिफरेंस ऑफ इनकम एंड सेविंग्स विल बी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सही बात है ना, डिफरेंस ऑफ इनकम एंड सेविंग, सही बात है, विल बी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि आय तथा बचत के अंतर को, आय और बचत के अंतर को क्या कहते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अच्छा यहां पर भी लिख लेंगे, है ना, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सेविंग्स। यानी कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हो, बचत कहते हो। बात समझ में आ गई होगी। देखिए मान लीजिए कि यहां पर इनकम है 10,000, कितना, 10,000, और ये कंजप्शन मान लीजिए यहाँ पर है भाई, कंजप्शन है 6,000 और ये है बच्चों 4,000 रुपये। बात समझ में आ रही है। ऐसा ही तो कुछ होगा ना। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया रहे कि भाई आपके क्वेश्चन में इनकम है 10,000 और सेविंग्स है बच्चों 4,000, तो निकल के आएगा ना कि 6,000 कंजप्शन हुआ होगा। भाई 10,000 इनकम है, 4,000 आप बचा रहे हो तो 6,000 कंजप्शन निकल के आ जाएगा। ऐसे ही इनकम आपके पास 10,000 है और कंजप्शन आपके पास 6,000 है, तो बच्चों 4,000 सेविंग्स निकल के आ जाएगा। इसका उपयोग कई जगह, जो एपीसी पढ़ेंगे, एपीएस पढ़ेंगे, उसमें भी और आगे चल के भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स में है। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।